गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों। दिस इज़ अंकित तिवारी एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने टर्म 1 के एग्ज़ाम से रिलेटेड। क्लास 10th का जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है, हेल्ड होने वाला है, सबका जो है एग्ज़ाम डेट्स आ गए हैं, 25 से एग्ज़ाम होने वाला है। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अब किस तरीके से पढ़ाई किया जाए ताकि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑप्शनल क्वेश्चन को सही कर सकें। तो अब उस अंदाज में हमको पढ़ना पड़ेगा जिससे से ज़्यादा क्वेश्चन को हम कम से कम समय में सॉल्व कर सकें और दूसरी चीज़ की सही एक्यूरेसी से सॉल्व कर सकें। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें एक शॉर्ट नोट्स क्रिएट करना पड़ेगा जो क्या करेगा, जो हमें हेल्प करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन माइंड में रहे। डेफिनेशन ज़्यादा नहीं याद रखना है, वो हम तैयार करेंगे। इसके लिए हम मैराथन क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं और इसमें हम लोग 10 से 12 लेक्चर में पूरा क्लास 10th का जो टर्म 1 में आने वाले साइंस का सिलेबस है उसे हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लाइव प्रोसेस से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं लाइव प्रोसेस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमको कुल 4 सेक्शन स्टडी करने हैं। पहला है न्यूट्रिशन, दूसरा है न्यूट्रिशन के बाद रेस्पिरेशन, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन और जो चौथा वाला है उसका नाम है एक्सक्रीशन। ये कुल 4 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे मज़ेदार बात कि आखिर लाइव प्रोसेस होता क्या है, हमने कई बार आपको बताने की कोशिश की है। आप हमारे अगर पिछले वीडियोस में जाके देखें तो उसको डिफाइन किया है, पर सिंपली अगर समझिए लाइव प्रोसेस क्या है तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंसान या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है। यानी द एक्टिविटी विच इज परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी लाइव, वो एक्टिविटी जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है जिंदा रहने के लिए, उसे हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। क्या होता है न्यूट्रिशन? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, फूड को लेते हैं। एकदम हम लोग उस टर्म में पढ़ेंगे जिससे कि कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले लिया जाए और हम ऑप्शनल क्वेश्चन को कर सकें। क्योंकि मुझे वहाँ लिखना नहीं है, मुझे ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसलिए हम जो भी यहाँ मेंशन करेंगे बहुत कम से कम वर्ड होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। यानी हम शॉर्ट नोट्स के तरीके से यहाँ मेंशन करने वाले हैं। अदरवाइज इस चैप्टर का ऑलरेडी मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, पर हम सोच रहे हैं कि 40 से 50 मिनट में इस चैप्टर का 50% हिस्सा खत्म हो जाए, यानी 1.5 से 2 घंटे में ये चैप्टर हमारा रिवाइज हो जाए। अगर फास्ट स्पीड से चलेंगे तो हमको लगता है कि दोनों लेक्चर 30-30 मिनट 20-20 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे। तो आइए जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। मैंने कहा था कि न्यूट्रिशन के दौरान कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को लेता है और उसको 2 जगह यूज करता है। पहला एनर्जी के प्रोडक्शन में और दूसरा शरीर में हो रहे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बैलेंस करने के लिए। अब न्यूट्रिशन के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। यानी मटेरियल यूज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, उनको क्या बोलेंगे, न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब दिक्कत आती है कि न्यूट्रिशन कितने तरीके का होता है। तो बच्चों न्यूट्रिशन के अगर तरीक़ों को जानने की कोशिश करते हैं तो न्यूट्रिशन जो होता है वो कुल 2 तरीके का होता है। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा वाला होता है हेट्रोट्रॉपिक। पहला वाला क्या होगा बच्चों, ऑटोट्रॉपिक, और दूसरा क्या होगा, हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में कीमो और फोटो। कीमो ऑटोट्रॉप में क्या करता है, जो बैक्टीरिया हैं, जो किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को तोड़ करके क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को तोड़ करके उससे अपना फूड बनाते हैं और उसके बाद उसको रिस्पायर करके उससे एनर्जी का प्रोडक्शन कर लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, हम लाइट एनर्जी को लेकर के क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे जो है एनर्जी और यानी कि फूड का प्रोडक्शन करते हैं, भोजन बनाते हैं। हम नहीं, बेसिकली प्लांट बनाता है और उस भोजन को फिर वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ब्रेक करके एनर्जी की आवश्यकता को पूरा करता है। तो लाइट एनर्जी से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन CO2 + H2O यूज होंगे। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या करेगा, C6H12O6 बनाएगा। क्या करेगा, ऑक्सीजन निकालेगा
और वाटर निकालता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 6H2O लिख दीजिएगा, यहाँ 12H2O और 6CO2। अब अगर इसको याद करना है तो बड़ा आसान सा तरीका मैंने बताया है। घर पे खाना बनता है, घर पे सब्जी बनती है, तो सब्जी में क्या करते हैं, मार्केट से सब्जी खरीद के ले आते हैं। मान लीजिए CO2 और वाटर क्या है, सब्जी है, ठीक है। जल्दी जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि मुझे समझाना नहीं है, मुझे सिर्फ रिवाइज कराना है। आप लोग ऑलरेडी, मैं मान के चलता हूँ कि आप पढ़े हैं, और अगर बहुत डिटेल में जाना है तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि आपको CO2 और वाटर सब्जी है, उसको सनलाइट नाम के चूल्हे पे आपने रखा और क्लोरोफिल नाम की कढ़ाई में पकाया। जब सब्जी पक जाती है तो क्या होता है, उसमें से भाप के रूप में O2 और मान लीजिए वाटर निकल गया, और जो बन के तैयार हुआ वो बन के तैयार हुआ ग्लूकोज। ये है फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लिख देगा ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स। ओबियसली कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग समझ पा रहे हैं, वेरी गुड। अब आगे देखिए, फोटोसिंथेसिस के बाद अगर हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में जाएं तो उसके 4 हैं बेसिकली, होते तो 3 ही, एक और हम लेकर के चलते हैं 4। तो पहला होता है पैरासिटिक। अब पैरासिटिक में क्या होता है, पैरासिटिक प्लांट हो सकता है और पैरासिटिक एनिमल हो सकता है। अगर पैरासिटिक प्लांट की बात करता हूँ तो इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, कस्कुटा, रेफ्लेसिया, ठीक है, कस्कुटा हो गया, रेफ्लेसिया हो गया, सेंटेलम हो गया। ये लोग क्या हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, पैरासिटिक प्लांट के। यानी कि आपने क्या देखा कि प्लांट भी पैरासाइट हो सकते हैं, यानी प्लांट भी किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर भोजन की आवश्यकता के लिए डिपेंडेंट हो सकते हैं। दूसरा, अगर एनिमल की बात करता हूं तो एनिमल 2 तरह का, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। अब एक्टोपैरासाइट में लीस हो गया, टिक्स हो गए, माइट्स हो गए। अरे देखा ना, लोगों के बाल में जो जू पड़ जाते हैं, कुत्तों को देखा होगा जो रोड पे टहलने वाले जो कुत्ते होते हैं, या गायों को देखा होगा, अठवा किलनी नाम सुना होगा अगर आप गांव से बिलोंग करते हो। शहरों में भी ये लोग जानते होंगे, ऐसा नहीं। तो दे आर व्हाट, दे आर एक्टोपैरासाइट। बाल में जू है वो भी एक्टोपैरासाइट है ना। टिक्स होते हैं, माइट्स होते हैं। माइट्स माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, दिखता नहीं है, लेकिन वो भी एक तरह का एक्टोपैरासाइट होता है। एंडोपैरासाइट में क्या हो सकता है, पिनवर्म, हुकवर्म, है ना, टैपवर्म, है ना, पिनवर्म, हुकवर्म, टैपवर्म, ठीक है। उसके अलावा लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक, ये सब लोग क्या हैं, ये सब जो हैं वो सब एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल है। अब जैसे यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरासिटिक प्लांट, कस्कुटा, रेफ्लेसिया, सेंटेलम और फाइकस, है ना। एक ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, कस्कुटा, रेफ्लेसिया और फाइकस। तो ऑब्वियसली फाइकस इज द व्हाट, बरगद और पीपल। तो बरगद और पीपल जो होता है वो पैरासिटिक नहीं होता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से कि in what type of mode of nutrition, in what type of the mode of nutrition organism harm their host but not kill their host। आंसर होगा पैरासिटिक। अब एनिमल में एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट तो इजी है, टिक्स, माइट्स हो गए और लीस हो गए एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट में कह देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंडोपैरासाइट। ऑप्शन बना देगा, पिनवर्म, हुकवर्म और पिनवर्म, हुकवर्म, और उसके बाद एक लिख देगा अर्थवर्म, है ना। उसके बाद एस्कैरिस लिख देगा, ठीक है। 4 ऑप्शन बना देंगे तो अर्थवर्म क्या होगा, नहीं होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे जिनको हमें कि पता भी रहेगा, फिर भी हम इतना डिटेल में उसको लिखे हुए हैं कि हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए हमें अब क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बनानी है 4-5 पन्ने की, 6 पन्ने की, और उसी को बार बार रिवाइज करना है जिससे मेरे ऑप्शनल क्वेश्चन आसानी से लग जाएं। और हर बार ये ध्यान देना है कि इस टॉपिक से कौन सा किस तरीके का ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है, तब बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। पैरासिटिक के बाद दूसरा होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक में सीधे सीधे एग्जाम्पल रखिए 2। एक होता है लाइकेंस। लाइकेंस क्या है, इसमें एल्गी और फंगाई दोनों एक साथ रहते हैं, बहुत समय की बात है।
बहुत पुरानी बात है, शंकर भगवान ने एल्गी की क्या कर दी, फंगाई के साथ शादी कर दी। अब शादी के बाद क्या होता है, एल्गी जो है उसको खाना देगी और फंगाई उसको रहने के लिए जगह देगी, और दोनों को फ़ायदा है, एक को रहने के लिए जगह मिल गया, एक को भोजन मिल गया। तो लाइकेंस इस तरह से। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है सब जानते हैं, फिर भी बता दे रहा हूँ कि दो लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों एक साथ रहें और उन दोनों को फ़ायदा हो, तो उसको सिम्बियोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सिम्बियोटिक के बाद हो जाता है पैरासिटिक, सिम्बियोटिक, एक होता है सेप्रोट्रॉपिक। अब सेप्रोट्रॉपिक में क्या होगा, दो, सेप्रोट्रॉपिक में क्या होगा, दो, एक होता है सेप्रोफिटिक और एक होता है सेप्रोजोइक। सेप्रोफिटिक का मतलब होता है वो मरे हुए प्लांट को खाए, तो उसको क्या बोलेंगे, सेप्रोफिटिक। क्या बोलेंगे जी, सेप्रोफिटिक का मतलब होता है वो मरे हुए प्लांट को खाए, और सेप्रोजोइक का मतलब होता है मरे हुए एनिमल को खाए। तो अब सेप्रोफिटिक के लिए क्या हो जाएगा, हमारा अर्थवर्म हो जाएगा, हाँ, और सेप्रोजोइक के लिए हो जाएगा वल्चर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब एग्जाम में पूछ ले जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें एक ऑप्शन अर्थवर्म का भी रहेगा, दो तीन और बना देगा, बोल देगा पिनवर्म, हुकवर्म, अर्थवर्म, टैपवर्म, टेपवर्म, पिनवर्म, हुकवर्म, अर्थवर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो द आंसर विल बी अर्थवर्म, है ना। उसी तरह से सेप्रोजोइक पे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब तो हम अच्छा करेंगे, अदरवाइज घबरा जाएंगे। अब लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसका नाम है होलोजोइक। क्या है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, और फूड दो तरह से ले सकता है, या तो माउथ से ले या बॉडी सरफेस से ले। किससे ले, माउथ से ले या बॉडी सरफेस से ले। ठीक है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, अगर माउथ से या बॉडी सरफेस से लेता है तो अब आगे क्या ध्यान देना है वो समझिए। ठीक है, आगे ध्यान देना है कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता क्या है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना भोजन लेता है और 5 अलग अलग स्टेप फॉलो करता है। 5 अलग अलग स्टेप कौन से हैं? पहला इंजेशन, इंजेशन मतलब प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा एक्सक्रीशन। ये 5 स्टेप होते हैं। एक्सक्रीशन में एक प्रोसेस और होता है इजेशन, उसमें हम चर्चा करेंगे। यानी कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट। पहला हो जाएगा हमारा इंजेशन, INGEST, इंजेशन हो गया। दूसरा इंजेशन के बाद डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है एक्सक्रीशन या इजेशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, कहाँ से लेगा, या तो माउथ से लेगा या तो बॉडी सरफेस से लेगा। और पहला जो स्टेप है वो प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड को क्या बोलेंगे? इंजेशन बोलेंगे। अब अगर खाना चला गया तो खाना जाने के बाद कहाँ पहुँचेगा? माउथ में। यानी अब माउथ के बारे में जान लेते हैं। माउथ के बारे में रहस्य जानकर घबराइएगा मत। माउथ में 3 बातें भी समझना है, बस 3 बातें, उनको ध्यान से समझेंगे, माउथ का काम खत्म। माउथ में पहली चीज़ क्या होती है? टीथ होती है। अब टीथ में क्या है? टीथ का डेंटल फार्मूला याद कर लीजिए। टीथ का डेंटल फार्मूला हो गया 2102/2102, यदि वो मिल्क टीथ है तब, यानी कि बेबी का मिल्क। अगर मान लीजिए आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उसका डेंटल फार्मूला तो 2122/2123, और अगर मान लीजिए मैं अपना बोलूं तो 2122/2122 हो गया आपका, और अगर मैं अपना बोलूं तो 2123/2123। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ इज नॉट फाउंड इनटू द मिल्क टीथ या 8 ईयर बेबी? तो आंसर विल बी इट इज इंसीजर, इट इज कैनाइन, इट इज प्रीमोलर एंड मोलर। सो क्या होगा? प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा। पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टीथ इज नॉट फाउंड इनटू द 16 ईयर एज्ड पर्सनालिटी? आंसर होगा अकल का दांत, यानी कि विजडम टीथ। और ये हो गया क्या? ये हो गया आपका कौन सा टीथ? ये हो गया जी, तो टीथ से रिलेटेड जानकारी हो गई क्या? टीथ हो गया मिल्क टीथ,
उसके बाद क्या हो गया जी, 16 ईयर ओल्ड में क्या होता है, अकल का दांत यानी विजडम टीथ नहीं पाया जाता है। और ये जो तीसरा वाला हो गया वो क्या हो गया, तीसरा वाला हो गया जो एडल्ट होते हैं यानी जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा होती है, 25-26 साल आते आते लगभग सबके मुंह में 32 दांत हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टीथ के अलावा दूसरी चीज़, टीथ का काम क्या होगा, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। दूसरा जो हमारे माउथ में आता है वो आता है टंग, इट इज़ टंग नॉट टोंगी। सो अगर मैं बात करता हूँ टंग की, तो टंग में क्या है जी, टंग में दो चीज़ें हैं। पहले तो मेन जो है वो टेस्ट बड हमको समझना है। टंग में क्या होती है, टेस्ट बड पाई जाती है ना, यहाँ पाई जाएगी, एक यहाँ पाई जाएगी, एक यहाँ पाई जाएगी, एक यहाँ पाई जाएगी, यहाँ पाई जाएगी और सामने पाई जाएगी। जो सामने वाली एकदम है वो स्वीट होती है, यहाँ क्या होगा, सॉल्ट होगा, यहाँ क्या होगा, सोर होगा, और यहाँ क्या होगा जी, यहाँ जो होता है वो आपका होता है बीटर, मतलब कड़वा। ये तो हो गया किसके बारे में, बोलिए, ये हो गया आपको किसके बारे में, टेस्ट बड के बारे में। मज़ेदार बात है भाई साहब, अगर ये टेस्ट बड नहीं भगवान दिए होते तो ये बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, अंडा, मुर्गा, पता नहीं क्या क्या चीज़ खाते हैं। अभी डिसाइड करने लगे, एक पेज बनाने लगे, दुनिया में लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों तरीके तो फूड पाए ही जाते होंगे, है कि नहीं। और इतने तरीके के फूड का सिर्फ और सिर्फ मतलब तभी निकलता है क्योंकि हमारे जो टंग है, टंग के ऊपर टेस्ट बड पाए जाने के चलते। फ्रॉग का देख लो, उसका टंग रामपुरिया चाकू की तरह होता है, ऐसे खुलता है, और उसमें क्या है, उसमें टेस्ट बड नहीं होता, कुछ भी खा लेता है, बस उसको एनर्जी मिलनी चाहिए, खा लेता है, मज़े से रहता है। पर हम परेशान नहीं भाई साहब, आज तो बहुत बढ़िया खाना नहीं मिला तो शाम को बढ़िया खाना मिलेगा तो खाएंगे, है कि नहीं। शाम को नहीं भी मिला तो कल चलते हैं, शुक्ला जी के घर लग रहा है, कुछ मिल जाए बढ़िया, उन्हीं के घर खा लेते हैं। तो बड़ा कहानी है सर, खैर बात की बात है, आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट टंग। अब तीसरी चीज़ है, तीसरी की चीज़ जो है हमारी, उसकी नाम है सैलिवरी ग्लैंड। माउथ में सैलिवरी ग्लैंड की बात करें तो सैलिवरी ग्लैंड 3 पेयर पाई जाती है। 3 पेयर कौन कौन सी, तो एक का नाम है पैरोटिड, दूसरा का नाम है सबलिंगुअल, है ना, तीसरे का नाम है सब मैक्सिलरी, तीसरे का नाम क्या है, सब मैक्सिलरी। अब इन तीनों से मिलता है सलाइवा, क्या मिलता है, सलाइवा। एक साधारण मनुष्य 1.5 लीटर एक दिन में सलाइवा निकालता है। गुटखा खाने वालों की बात नहीं, मैं साधारण मनुष्य की बात कर रहा हूँ। ये लोग क्या है, डॉक्टर साहब के यहाँ आएंगे, बोलेंगे सर हमारा पेट में खाना नहीं पच रहा है। भाई साहब जब सारा जो सलाइवा है वो थूक दोगे तो खाना कैसे पचेगा, क्योंकि इसमें तो क्या है, इस पे तो डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। तो अब क्या ही बताएं, अब छोड़िए, नहीं बोलेंगे आप लोगों के सामने। तो अब सलाइवा जो होता है वो साधारण मनुष्य का 1.5 लीटर रिलीज होता है। साधारण मनुष्य की बात कर रहा हूँ, एक सिंपल ह्यूमन बीइंग सलाइवा कितना निकालता है, 1.5 लीटर इन अ डे। अब इस सलाइवा के अंदर पाया जाता है सलेवरी एमाइलेज। क्या पाया जाता है, सलेवरी एमाइलेज, ठीक है। और ये सलेवरी एमाइलेज माउथ में 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। डाइजेशन वहाँ से कार्बोहाइड्रेट का स्टार्ट हो जाता है। माउथ में खाए जाने वाले फूड को, यानी माउथ में जो फूड था उसको जब आप सलाइवा से मिला देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बोलस कह देंगे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि द फूड विच इज मिक्स्ड विद द सलाइवा इन माउथ इज कंसीडर्ड एज व्हाट, बोलस, ठीक है। अब देखो, तो 3 पेयर आप ग्लैंड हो गए, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैक्सिलरी। सब मैक्सिलरी यहाँ है गाल के पास, ठीक है। सब मैक्सिलरी कहाँ है, यहाँ है। सबलिंगुअल टंग के नीचे है ना। और क्या है, एक सब, हाँ, पैरोटिड कान के पीछे है। ये 3 है। और फूड प्लस सलाइवा को क्या कहेंगे, बोलस। सलाइवा जो है ऑन एवरेज 1.5 लीटर निकलता है एक दिन में इंसान के अंदर। सलेवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, तो 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर देता है। अब माउथ में जो कार्बोहाइड्रेट होता है अब वो कन्वर्ट हो जाता है डाइसैकराइड में। किस में, डाइसैकराइड में। डाइसैकराइड जैसे माल्टोज के अंदर, ठीक है, और लैक्टोज के अंदर, और किसके अंदर, और माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज के अंदर। अब ये जो खाना है माउथ से कहाँ पहुँचेगा, माउथ, इधर मैं मिटा रहा हूँ, इसका लिखते जाइए साथ साथ। माउथ से कहाँ पहुँचेगा, माउथ से अब पहुँचेगा
ओसोफेगस में। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विल नॉट रिलीज एनी एंजाइम, आंसर विल बी ओसोफेगस। ओसोफेगस से कोई एंजाइम नहीं निकलता है। देखो एकदम साथ साथ चलते रहो भाई, एकदम बेहतरीन परफॉर्म करोगे बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो चलो थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, घबराइएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुझे विश्वास है कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, ये रिवीजन के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो देखो भाई कार्बोहाइड्रेट में डाइसैकेराइड, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज हो गया। अब देखिए, अब आपका जो फूड है वो कहाँ पहुँचा, स्टमक के अंदर। कहाँ पहुँचा, स्टमक के अंदर। मैंने पूछा स्टमक तुम्हारा क्या हाल चाल, बोला मास्टर बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। मैंने भी कह दिया वाह वाह। मैं बता तो तुम्हारे अंदर क्या होता है, बोला सर हमारे अंदर HCl निकलता है। मैं कहा ठीक है। बोला सर मेरे अंदर से म्यूकस और बाइकार्बोनेट भी निकलता है। मैंने कहा ये क्यों निकलता है। बोला सर अगर आवश्यकता से ज़्यादा अगर म्यूकस और बाइकार्बोनेट निकलेगा तो स्टमक की दीवार को डैमेज कर सकता है, तो अगर HCl गुस्सा हो जाएगा तो उसके गुस्सा को शांत कौन करेगा, म्यूकस और बाइकार्बोनेट। मैंने कहा ठीक है भाई। कहा कि एक एंजाइम भी पाए जाते हैं प्रोटीन को पचाने वाले, पेप्सिन और, या ऐसे लिखो पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। अब ये सोए हुए एंजाइम हैं, इनको एक्टिवेट करता है कौन, HCl। तो पेप्सिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है पेप्सिन में और प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाता है किस में, रेनिन में, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो HCl ने क्या किया, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ HCl इन स्टमक। पहला काम HCl का क्या है, इट किल द जर्म, क्या करता है, जर्म को किल करता है। दूसरा हाईली एसिडिक pH 1.8 बनाता है। और तीसरा इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है, मम्मी की तरह काम करता है। सवेरे सवेरे स्कूल जाते हैं तो उठो बेटा, वही वाला काम ये करता है। पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को किस में, पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट करता है। HCl का काम। म्यूकस और बाइकार्बोनेट का बता दिए। तो ये जानकारी किससे रही, स्टमक से रिलेटेड। स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन 0% होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। फैट का होता है वेरी लिटिल होता है ना। फैट का थोड़ा बहुत होता है, लाइपेज एंजाइम के चलते थोड़ा बहुत हो जाता है, वहाँ वेरी लिटिल अमाउंट में लाइपेज निकल जाता है, तो फैट का हो जाता है। NCERT क्लास 11th में दे रखा है, पर कार्बोहाइड्रेट का नहीं हुआ। अब पहुँचते हैं इंटेस्टाइन से, बातचीत करते हैं। जैसे ही इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में पहुँचे, वहाँ क्या मिला मुझे, वहाँ 2 ग्लैंड मिले, यानी स्टमक से अब कहाँ आ गए सर, इंटेस्टाइन में। कहाँ आए जी, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में बात हुई लीवर से, तो लीवर से निकलता है बाइल। बाइल बनता कैसे है, RBC के मरने से। बाइल स्टोर कहाँ होगा, गाल ब्लैडर में। कहाँ होगा, गाल ब्लैडर में स्टोर होगा। और सिक्रीट कहाँ होता है, सिक्रीट होता है जी डाउडेनम में, ठीक है, डाउडेनम में होता है। बाइल का काम क्या होता है, इसका 2 हिस्सा होता है, बाइल सॉल्ट और बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट एक वेस्ट मटेरियल होता है जो हमारे फिकल मटेरियल को येलो और स्मेली बनाता है। बाइल सॉल्ट थोड़ा अच्छा है, ये काम करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी फैट के डाइजेशन को आसान बनाता है। क्या है इमल्सिफिकेशन, लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में एंड देन काइलोमाइक्रॉन प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिसको क्या बोलेंगे, काइलोमाइक्रॉन। प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल क्या बोलते हैं, काइलोमाइक्रॉन। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लार्जर फैट ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कहते हैं। साथ ही साथ ये इंटेस्टाइन के pH को क्या बनाता है, pH को बेसिक बनाता है, यानी मोर देन 7, लिख दूँ सीधे सीधे मोर देन 7। तो इंटेस्टाइन के pH को बेसिक बनाता है। ये हो गया बाइल सॉल्ट से रिलेटेड बात। अब आता है, यहीं एक ग्लैंड पाई जाती है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज के बारे में बात करें तो 2 हिस्सा, एक एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन, है ना। एंडोक्राइन पेनक्रियाज से निकलेगा क्या, हार्मोन। और हार्मोन कौन सा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। कौन, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। क्या करेगा सर, ये हमारे शरीर में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बैलेंस करता है। कैसे करता है, ब्लड में अगर एक्सेस ग्लूकोज हो गया
ब्लड में क्या हो गया, एक्सेस ग्लूकोज हो गया। तो एक्सेस ग्लूकोज को क्या करता है, एक्सेस ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके मसल और लीवर में स्टोर कर देता है। और अगर किसी दिन खाना नहीं मिला, मम्मी भगा दी घर से, तो जो स्टोर ग्लूकोजन है वो ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। सो इस तरह से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, बैलेंस करता है। अगर मैं एक्सोक्राइन पेनक्रियाज की बात करता हूँ तो यहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं। कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, यहाँ से निकलता है ट्रिप्सिन। क्या निकलता है, ट्रिप्सिन निकलता है, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। बेसिक पीएच पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ट्रिप्सिन एंड ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन वर्क इनटू द स्टमक, ट्रिप्सिन वर्क इनटू द एसिडिक पीएच, उल्टा बोल दिया, ट्रिप्सिन वर्क इनटू द इंटेस्टाइन, ट्रिप्सिन वर्क इनटू द बेसिक पीएच, पेप्सिन वर्क इनटू द एसिडिक पीएच, पेप्सिन वर्क इनटू द माउथ। 4 ऑप्शन बना देंगे, बोलेंगे क्या क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन के बारे में कौन सा बात सही नहीं है। क्वेश्चन है पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक पीएच पे काम करता है, ये सही है। पेप्सिन काम करता है माउथ में, ये गलत है। मैंने कहा ट्रिप्सिन इंटेस्टाइन में काम करता है, ये सही है। और ट्रिप्सिन बेसिक पीएच पे काम करता है, ये सही है। तो इन सब चीज़ों को कुल मिला के अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो ऑप्शनल क्वेश्चन कितना भी आपको घुमाए आप घूमिएगा नहीं। और अगर नहीं क्लियर हैं तो जैसे ही 1 डिग्री घूमेगा, 1 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, आप 100 डिग्री घूम जाएंगे। तो ऐसी स्थिति न पैदा हो, इसलिए मैं रिवीजन के लिए आपका एक मैराथन क्लास लेकर के चल रहा हूँ। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो अब किसके बारे में जानकारी होगी, एक्सोक्राइन पेनक्रियाज में ये रहा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के अलावा वहाँ से निकलता है एमाइलेज, क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाएगा। लाइपेज फैट को पचाएगा। और न्यूक्लियस क्या करेगा जी, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को पचाएगा। अब देखिए मज़ेदार बात, यहाँ अगर देखिए ध्यान से तो आपके माउथ में क्या हुआ था, माउथ में डाइसैक्राइड, माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज बना था। स्टमक में क्या होता है वो समझिए। स्टमक में जो प्रोटीन होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है डाईपेप्टाइड में, है ना। किस में कन्वर्ट किया जाता है, डाईपेप्टाइड में। फिर उसके बाद इसके ऊपर पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। पेनक्रियाटिक जूस कंप्लीट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, लेकिन बेचारा अगर 100% काम नहीं कर पाएगा तो जान नहीं छूटेगी। इंटेस्टाइनल जूस निकलता है और इंटेस्टाइनल जूस को हम बोलते हैं सकस इंटेराइकस। क्या बोलते हैं, सकस इंटेराइकस। क्या बोलते हैं जी, सकस इंटेराइकस। तो देखो प्रोटीन कन्वर्ट हुआ डाइपेप्टाइड में, फिर क्या हुआ, उसमें पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस उस पर काम करेगा तो डाइपेप्टाइड को कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड में। किस में कन्वर्ट कर देगा, अमीनो एसिड में। ठीक है, ये हुआ कहाँ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और देखिए ये जो देख रहे हैं माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज, इस पे एमाइलेज काम करेगा। ठीक है, आपके इंटेस्टाइन से निकलने वाला और आपके पेनक्रियाटिक जूस से। और माल्टोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में, और अगर सुक्रोज है तो उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। इस तरह से आप देखिए तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बड़ी आसानी से हो गया। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे टर्मिनल एंड होता है वहाँ पाई जाती है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं विलाई। विलाई के ऊपर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम है माइक्रोविलाई। एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को क्या करेगा, बढ़ा देगा। और इस तरह से आप देखेंगे इस माइक्रोविलाई के अंदर ग्लूकोज और एमिनो एसिड का एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन एक चीज़, फैट, अभी ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। यहाँ देखिएगा कि गांव में जिसको कहीं भी अगर गंवार व्यक्ति है तो भी कहेगा, अगर आपका पेट खराब होगा तो बोलेगा लग रहा है कि आपने ऑयली खाया होगा इसीलिए आपका पेट खराब हुआ है। मतलब कुछ भी नहीं पता है, दे डजंट हैव आइडिया अबाउट मेडिकल साइंस एंड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर भी कह देगा कि लग रहा है आपने ऑयली खाया है इसीलिए आपका पेट खराब हुआ है ना। तो इनटू द सेम वे हियर इज अगेन वी हैव टू फोकस कि देखिए इसको मिटा देता हूँ कि भाई कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बात तो समझ में आया कि डाइजेस्ट होकर के हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के टर्मिनल एंड में एब्जॉर्ब हो गए, है ना। इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है, इसका नाम है ILEUM। इलियम में क्या होगा जी, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब आता है कि फैट का क्या होगा। फैट का इमल्सिफिकेशन होता है, काइलोमाइक्रोन में टूटता है।
उसके बाद इसके ऊपर लाइपेज एंजाइम काम करेगा। लाइपेज एंजाइम काम करेगा तो ये कन्वर्ट होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और उसके बाद क्या होता है, ये बेचारा ब्लड वेसल में नहीं एब्जॉर्ब होगा, इसी विलाई के बगल में पाया जाता है लिम्फ वेसल्स, इसका नाम है लैक्टियल्स। तो लैक्टियल्स के अंदर यानी कि लिम्फ वेसल्स के अंदर क्या होता है, लिम्फ वेसल्स के अंदर जो है वो आपके फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, और फिर लिम्फ वेसल्स लिम्फ नोड के सहारे जाके ब्लड को ये जो है फैट को ट्रांसफ़र कर देती है, और इस तरह से हमारे शरीर में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में थोड़ा बहुत सेलुलोज का डाइजेशन हो गया ई कोलाई के द्वारा तो ठीक है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। लार्ज इंटेस्टाइन का 3 हिस्सा होता है, बताया था, CCR सीकम कोलोन एंड रेक्टम, और स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है DJI की नहीं आई, DJI मतलब डोडेनम, जुजेनम और इलियम। इसकी लंबाई लगभग 6.8 मीटर के आसपास होती है, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है तो घबराने की जरूरत नहीं, ऑन एवरेज याद रखिएगा थोड़ी लंबी होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी होती है, मैं सही बोल रहा हूँ गलत नहीं बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो छोटी और स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है, बिकॉज हम लोग खाना पका के खाते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन का कोई रोल नहीं होता है। गाय भैंस का पेट इतना बड़ा इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर खाना पका के नहीं मिलता है, वो खुद सेलुलोजिक फूड खाने के चलते ऐसा होता है। ठीक है, इतनी सारी जानकारी हम लोगों ने लिया। अब भोजन डाइजेस्ट हो गया, अब क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद वो सेल में जाएगा, प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड इनटू द सेल को एसिमिलेशन कहते हैं। अब आता है कि जो बच गया घर में, आलू का छिलका, नेनुआ का छिलका, गोभी का छिलका, क्या करते हैं, म्यूजियम में रखते हैं, नहीं उसको फेंकना ज़रूरी होता है, नहीं तो क्या हो, घर में बीमारी हो सकती है। उसी तरह से हमारे बॉडी में जब भोजन में से जो एक्सट्रैक्ट है उसको जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो जो भी सॉलिड पार्ट उसमें से बचता है उसको शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। एंड प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल और फीकल मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी इज कंसीडर एज ईजेशन। क्या बोलेंगे, ईजेशन, एक्सक्रीशन नहीं, ईजेशन। एक्सक्रीशन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो फॉर द टुडे इट इज सफिशिएंट फॉर यू। वी विल मीट अगेन इनटू द नेक्स्ट क्लास विद अ वेरी हाई एनर्जी एंड लॉट ऑफ नॉलेज एंड फन, और उसमें जो टॉपिक होगा वो होगा जो है रेस्पिरेशन। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड नाइट।